आज थोड़ा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश फ्लो मीन्स inflow of cash and outflow of cash. Inflow means receive. Outflow means पेमेंट। कैश कहने का मतलब होगा कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इसमें एक वर्ड है फ्लो। फ्लो मीन्स हुआ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। जो स्टेटमेंट डेवलप करेंगे हम लोग, इस स्टेटमेंट का नाम होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 में बताया गया है। इसमें दो मेथड इंडिकेट किया गया है। वन इज इनडायरेक्ट मेथड, अनदर इज डायरेक्ट मेथड। हम लोग बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड को शुरुआत डिस्कस करेंगे। एज पर AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट टोटल इसमें 3 एस्पेक्ट दिया गया। नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नंबर 2 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एंड नंबर 3 is cash flow from financing activities। तो कैश फ्लो में टोटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश को दिखाना है। तो कैश कहने का मतलब आपको जान के रखना होगा। कैश कहने का मतलब होता है कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी उसको बोलते हैं। अब फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो या आउटफ्लो। इनफ्लो कहने का मतलब रिसीव, पैसा मिला हो। आउटफ्लो कहने का मतलब पेमेंट, जहां हम लोग पैसा दिए हो। इसको लेके जो स्टेटमेंट बनाएंगे उसका नाम हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 में बताया गया है। एज पर AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट आर ऑफ 2 टाइप। वन इज इनडायरेक्ट मेथड, अनदर इज डायरेक्ट मेथड। हम पहले इनडायरेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से जो कैश फ्लो में इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश है उसको 3 एक्टिविटी में बांटा गया है। नंबर 1 इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड नंबर 3 इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। टोटल हम लोग का 3 एक्टिविटी था। तीनों एक्टिविटी को देखिए एक फॉर्मेट में ला दिए हैं। पहला एक्टिविटी देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हेडिंग है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हमने मेंशन किया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको किन बातों का ध्यान देना होगा। फर्स्ट आइटम देखो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ नोट नंबर 1 कैलकुलेट कर लेंगे। नोट आफ्टरवर्ड, इसके बाद नोट भी दिखा देंगे। नेट प्रॉफिट को हम लोग
एज पर पीएल अकाउंट बिफोर टैक्स निकालेंगे, वो नोट नंबर 1 आपके साथ है। देखो नीचे नोट नंबर 1 है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। नोट नंबर 1 देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट लेंगे, आइदर नेट प्रॉफिट प्रॉब्लम में दिया रहेगा या सरप्लस अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस से डिफरेंस कर लेंगे, तो वो हम लोग का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इस नेट प्रॉफिट में टोटल अपने को 4 आइटम प्लस करना है। 2 आइटम डिविडेंड का है, फर्स्ट इज इंटरिम डिविडेंड और सेकेंड इज फाइनल डिविडेंड ऑफ द लास्ट ईयर। ट्रांसफर टू रिजर्व बोल के एक आइटम होगा। रिजर्व मीन्स एनी रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू एनी रिजर्व, दैट मे बी जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और एनी रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व को लाएंगे। अब प्रोविजन फॉर टैक्स मेड को लाएंगे। मेड मीन्स होता है एप्रोप्रिएटेड, मेड मीन्स होगा एप्रोप्रिएटेड। इसके बाद ये जो प्रॉफिट निकलेगा ये अपना नोट नंबर 1 हो गया। दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग को कुछ एडजस्टमेंट करना होगा। एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम मीन्स नॉन कैश एक्सपेंसेस या गेन भी उसको बोलते हैं। उसको हमने क्या किया, यहाँ नोट नंबर 2 दिखा दिया, उसका एक लिस्ट दिया है नोट नंबर 2 के नाम से। उसमें अगर नोट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, नोट नंबर 2 में जाइए। नोट नंबर 2 देखिए सेपरेट उसको बना के रखा गया है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अगर वो आइटम्स आपका एक्सपेंसेस है तो ऐड किया जाएगा, इनकम है तो लेस किया जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ब्रैकेट में शो किया गया है एडिड। इनकम या गेन्स ब्रैकेट में शो किया गया डिडक्टेड। तो ये जो एक्सपेंसेस या लॉसेस जो नॉन कैश एक्सपेंस होता है, कुछ नाम देखो, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर रिटेन ऑफ, लास्ट में देखो एक लिखे हैं गुडविल रिटेन ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, डिवेंचर इंटरेस्ट एटसेट्रा। बहुत सारा आइटम होता है। इसके बाद देखो इनकम्स लिखे, इनकम टू बी डिडक्टेड होगा। इनकम के नाम में देखो क्या नाम आया, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इतना आइटम ये अपना नोट नंबर 2 का एक लिस्ट दिया गया। आप नोट नंबर 2 क्या था, तो नेट प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स निकला था विद द हेल्प ऑफ नोट नंबर 1, उसमें इनको प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स कर देना है। एक्सपेंसेस या लॉसेस प्लस, इनकम या गेन्स माइनस। इसके बाद आ जाएंगे एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन सीए एंड सीएल। करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी जो अपना होता है उसका जो चेंजेज होगा, चेंजेज मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज, उसको एडजस्ट करना है। हमने उसको सेपरेट नोट नंबर 3 के नाम से रख दिया है। नोट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। यहाँ देखिए नोट नंबर 3 दिखेगा, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन सीए एंड सीएल लिखा। इसमें एक चीज का ध्यान रखना होगा, आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ देना होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इस चैप्टर का आंसर होता है, तो CACL में सारा आइटम्स आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के। उसमें कोड देखो यहाँ दिया गया है कि अगर करेंट एसेट इंक्रीज करता हो तो यू हैव टू डिडक्ट, डिक्रीज करता हो तो ऐड। देखो क्या करना है, इफेक्ट बोल के यहाँ लिखा हुआ है। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ता है तो ऐड, करंट लायबिलिटी घटता हो तो माइनस। दीज आर आवर नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 करने के बाद लास्ट आइटम बचेगा इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड को अगर अपने माइनस कर देते हैं तो हम लोगों का ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा। 3 एक्टिविटी में पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा बड़ा होता है और इसको 3 नोट की हेल्प से आराम से समझा जा सकता है। इसके बाद और 2 एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अपना बैलेंस शीट में जो एसेट्स होता है, एसेट्स का बढ़ना परचेज हुआ, एसेट्स का घटना सेल हुआ। तो परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स, दैट इज एसेट्स मीन्स फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर हम लोग सेल करते हैं तो सोर्स, अब परचेज करते हैं तो एप्लीकेशन, सेल करते हैं तो सोर्स, परचेज करते हैं तो एप्लीकेशन। यहाँ जो इन्वेस्टमेंट लिखा गया, दिस विल बी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट।
डिविडेंड रिसीव्ड हो या इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इसलिए ये इनफ्लो में आएगा। आउटफ्लो का लिस्ट देखो दो ही है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट एक्टिविटी हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब अपना शेयर कैपिटल और बोरोइंग्स को शो करता है। शेयर दो होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। अगर शेयर इशू करते हैं, दोनों में से कोई भी शेयर या दोनों शेयर इशू किया जाए तो पैसा आया, उसको हम लोग इनफ्लो बोलेंगे। और वही शेयर बाईबैक या रिडीम हो जाए तो पैसा चला गया, उसको आउटफ्लो बोलेंगे। यही चीज़ देखिए डिबेंचर पे लागू होता है। इशू ऑफ डिबेंचर होने से इनफ्लो और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होने से आउटफ्लो। अगर ये तीनों आइटम बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो इशू मानते हैं, और घटता हुआ दिखाई दे तो रिडेम्पशन मानते हैं। इसी के जैसा और एक आइटम होता है लोन। अगर आप कहीं बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या सेपरेट किसी भी इंडिविजुअल से लोन लेते हो, दैट इज लोन इंक्रीज करेगा, दिस विल बी इनफ्लो, नाम होगा लोन टेकन या रेज्ड। उसी को अगर हम लोग पैसा वापस करते हैं रिफंड, तो आउटफ्लो रीपेमेंट ऑफ लोन्स। इसके अलावा लोन लिए थे, डिवेंचर था, तो उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे और शेयर के ऊपर डिविडेंड पे करेंगे, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड ये भी आउटफ्लो में आएगा, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। इस तीनों एक्टिविटी को एक स्टेटमेंट में शो कर देंगे, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसका जो फाइनल आंसर आएगा वही हम लोग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिफरेंस होता है। यही कारण है कि करेंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं लिया गया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक डायरेक्ट मेथड भी होता है। डायरेक्ट मेथड में एज पर AS 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट जो एक्टिविटी है, बोला गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड बी प्रेजेंटेड अंडर 3 एक्टिविटी। इनडायरेक्ट मेथड में भी कैश फ्लो का 3 एक्टिविटी था, सेम वही 3 एक्टिविटी ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश रखा गया है। फर्स्ट एक्टिविटी इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड वन इज इन्वेस्टिंग, एंड लास्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये दोनों ही सिमिलर होता है, सिमिलर टू इनडायरेक्ट मेथड। इनमें कोई चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट मेथड हो और इनडायरेक्ट मेथड हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक जैसा होता है, दोनों एक ही है। आप लोग को बताया गया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एसेट्स परचेज सेल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी शेयर इशू किए, रिडीम किए, लोन लिए, लोन वापस किए। बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काफी चेंजेज आएगा, बोल सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक प्रकार से पूरा ही चेंज हो जाएगा। जो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड में बता रहे थे वो डायरेक्ट मेथड में एकदम अलग हो जाता है, उसको सेपरेटली दिखाया गया है। यहाँ देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो इनफ्लो ऑफ कैश होगा, ऑपरेटिंग करने का मतलब डेली ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में जो डेली अपना रूटीन वर्क है उसके चलते जो पैसा आया या गया उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रखते हैं। जनरली बिजनेस में पैसा कैश सेल से आता है और कैश परचेज करने से चला जाता है, लेकिन हम लोग का सेल कैश होगा कोई जरूरी नहीं है। अपने क्रेडिट सेल करते हैं और क्रेडिट परचेज भी करते हैं। क्रेडिट सेल अगर करते हैं तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर से पैसा रिसीव होगा और वहीं पर इधर आ जाइए पेमेंट टू क्रेडिटर, पैसा वापस करेंगे। इसके अलावा पैसा आने का और भी छोटा सा एक जरिया है अदर इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग अदर इनकम्स करने का मतलब हुआ रॉयल्टी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। बिजनेस में छोटा मोटा इनकम होता रहता है तो उस इनकम के चलते पैसा आएगा और वहीं पर अगर हम लोग बिजनेस एक्टिविटी के लिए, बिजनेस ऑपरेशन के लिए बहुत सारा खर्चा करते हैं तो उसके लिए पैसा जाएगा आउटफ्लो, लाइक दैट वेजेज है, सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस है, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, बहुत सारा बिजनेस एक्सपेंसेस होता है जिसके लिए वी हैव टू पे कैश। अगर अपने कैश पे करते हैं तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश में हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में
सेल्स और कलेक्शन या अदर इनकम से पैसा आया, जबकि वहीं पे परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर एंड अदर एक्सपेंसेस के नाम से पैसा चला गया। और लास्ट आइटम आता है इनकम टैक्स पेड। लास्ट आइटम इनकम टैक्स पेड माइनस कर देंगे। इनकम टैक्स पेड इनडायरेक्ट मेथड में भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का लास्ट आइटम था, वहां पर पेड करने के बाद वो रिजल्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और एक समस्या होता है कि अगर आपको कलेक्शन फ्रॉम डेटर या पेमेंट टू क्रेडिटर ये चीज नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाए, तो उस केस में हम लोग को डेटर अकाउंट एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाना पड़ेगा टू डिटरमाइन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्रेडिटर और बिल्स पेबल अकाउंट बनाना होगा पेमेंट टू क्रेडिटर पता लगाने के लिए। तो अगर आप वर्किंग करते हो, वर्किंग में डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल है, तो डेटर बिल्स रिसीवेबल दोनों अकाउंट बनेगा। क्रेडिटर और बिल्स पेबल है तो वो दोनों अकाउंट बनेगा, तब जाके कलेक्शन फ्रॉम डेटर और पेमेंट टू क्रेडिटर पता लगाया जा सकता है। से अगर इस अकाउंट को बनाते हैं तो हम लोग को परचेज या सेल दोनों में से कोई मिसिंग मिल सकता है। परचेज या सेल अगर मिसिंग मिल जाए तो हम लोग को कैलकुलेशन फॉर परचेज या सेल्स करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस के केस में अगर आउटस्टैंडिंग या एडवांस प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो आपको अलग से एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिससे पता चल सके कितना एक्सपेंसेस पे किया गया। ये टोटल चीजें अगर कोई एडवांस लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स होता है, अब वो भी डायरेक्ट मेथड में, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को खूब संभाल के देखना पड़ेगा। हम लोग को पता लगाना होगा कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर और साथ में पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस। इतना करने के बाद लास्ट आइटम इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड जानने के लिए हो सकता है हम लोग को प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़े। इट मे बी क्वाइट पॉसिबल। इनकम टैक्स पेमेंट जानने के लिए हो सकता है हम लोग को एक अकाउंट बनाना पड़े, दैट अकाउंट इज प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, इतना कर लेने से हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड दोनों की तरफ से होगा। और एक चीज याद रखो, बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं है, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी टोटली चेंज हो जाता है। वो इनडायरेक्ट मेथड है तो उसका अलग तरीका हो गया, और डायरेक्ट मेथड का अपना सेपरेट तरीका होता है। ओके, थैंक यू।